कहानी की शुरुआत में एक बार को दिखाया जाता है जिसमें सर्जियो नाम का एक आदमी आता है। जिस समय सर्जियो उस बार के अंदर आता है उसी समय एक आदमी उस बार से बाहर निकलता है और जैसे ही वो आदमी बाहर आता है उसे कोई गोली मार देता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये देखकर उसके आसपास के सभी लोग वहां से डरकर भाग जाते हैं। किसी को भी पता नहीं होता कि ये गोली आखिर कहां से चली। वहीं बार के अंदर जो लोग होते हैं उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। उसी वक्त एक आदमी जिसका नाम सैतूर है वो पुलिस को फोन करने की कोशिश करता है लेकिन उसके फोन में नेटवर्क नहीं होता। तभी बार के अंदर से एक आदमी मरे हुए आदमी को देखने बाहर जाता है लेकिन तभी उसे भी कोई गोली मार देता है जिससे बार के अंदर खड़े सभी लोग बुरी तरह डर जाते हैं। वो सभी इस बात से हैरान थे कि किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं होता। वहीं बार के अंदर एक लड़की जिसका नाम एलिना होता है वो कहती है कि हमें टीवी पर न्यूज देखनी चाहिए। फिर जब वो सभी टीवी पर न्यूज देखते हैं तो इस हादसे के बारे में टीवी पर कोई खबर नहीं होती। वहीं जब उन सभी की नजर बाहर जाती है तो बाहर से वो दोनों लाशें गायब हो जाती हैं और साथ ही उनके खून के निशान वहां से मिट जाते हैं। उन सभी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी सैतूर कहता है कि कोई तो है जो चाहता है कि हम यहाँ से कभी बाहर ना निकलें। तभी सर्जियो कहता है कि हो सकता है कि हम में से कोई एक किलर हो या ये भी हो सकता है कि हम में से कोई एक आतंकवादी हो जिसके पास कोई बॉम्ब हो और पुलिस उसे मारना चाहती हो। अब उसकी ये बात सुनकर एक आदमी जिसका नाम नाचो है वो पैर से अपने बैग को छुपा देता है लेकिन सर्जियो उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और सभी को बता देता है। तभी नाचो के बैग को ले लिया जाता है और जब उसके बैग को खोला जाता है तो उसमें कुछ कपड़े और एक हार्ड डिस्क मिलती है। तभी नाचो कहता है कि यहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे किसी को भी नुकसान हो। वो कहता है कि मैं एक एड कंपनी में काम करता हूँ और इस हार्ड डिस्क में मेरे काम की फाइल्स हैं। तभी एलिना उसकी हार्ड डिस्क को तोड़ देती है लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं होता। अब नाचो को इससे बहुत दुख होता है लेकिन तभी वो देखता है कि सामने काउंटर पर एक ब्रीफ केस रखा होता है। वो सबसे पूछता है कि ये ब्रीफ केस किसका है। तभी सर्जियो कहता है कि ये ब्रीफ केस मेरा है और इससे पहले कि वो उस ब्रीफ केस को उठाता उस बार की ओनर एम्पारो वो ब्रीफ केस उठा लेती है। सर्जियो एम्पारो को ब्रीफ केस खोलने से मना करता है लेकिन तभी एक आदमी जिसका नाम इजराइल होता है वो उस ब्रीफ केस को खोल देता है और उसके अंदर से औरतों के कुछ कपड़े निकलते हैं। अब इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता तभी उनको बाथरूम में से कुछ आवाज आती है। फिर जब ये लोग बाथरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तो दरवाजा अंदर से लॉक्ड होता है। अब ये लोग किसी न किसी तरह से दरवाजे को खोलकर बाथरूम में जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर एक मोटा सा आदमी लेटा हुआ है जो कि बेहोश है। हमें दिखाया जाता है कि कहानी की शुरुआत में ये आदमी खांसते खांसते बाथरूम के अंदर आया था और तभी से ये यहीं पर बेहोश पड़ा है। इस आदमी के पास एक इंजेक्शन भी पड़ा होता है और एलिना उस इंजेक्शन को उठा लेती है। तभी इन लोगों को बाहर से गाड़ियों की आवाज आती है। फिर जैसे ही ये लोग बार के गेट के पास जाते हैं ये देखते हैं कि उस गाड़ी में से कुछ आर्मी ऑफिसर्स निकलते हैं जिनके चेहरे गैस मास्क से ढके हुए हैं। फिर वो आर्मी ऑफिसर्स वहां पर बहुत सारे टायर्स रखते हैं और उन टायर्स को जलाकर वहां से चले जाते हैं। उधर सभी को लग रहा था कि ये उनकी मदद करने आए हैं लेकिन वो उनकी कोई भी मदद नहीं करते। तभी टीवी पर न्यूज दिखाई जाती है कि सिटी के एक बड़े से हिस्से में आग लगी है और इसीलिए उस जगह को सील कर दिया गया है और उस तरफ अब कोई नहीं जा सकता। वहीं बार में फंसे लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सरकार सभी से झूठ क्यों बोल रही है। तभी वो आदमी जो बाथरूम के अंदर बेहोश था वो उन सभी के सामने आ जाता है। उसकी बॉडी पूरी तरह से फूल जाती है और उसकी आंखें भी बहुत डरावनी हो जाती हैं, जिसके बाद वो वहीं पर गिरकर मर जाता है। लेकिन मरने से पहले वो सभी को कहता है कि मुझे हाथ मत लगाना। फिर वो सभी लोग उस आदमी का फोन उठाते हैं और देखते हैं कि ये आदमी एक आर्मी ऑफिसर था। इसके फोन में कुछ फोटोज होती हैं जिनमें लोगों ने किसी वायरस से बचने वाले सूट पहने होते हैं। अब बार के अंदर सभी लोग समझ जाते हैं कि पूरे इलाके को क्वारंटीन कर दिया गया है और ये जो आदमी मर गया है वो इन्फेक्टेड था, इसलिए अब हो सकता है कि यहाँ पर और भी लोग इन्फेक्टेड हो गए होंगे। वहीं हम नाचो को देखते हैं जो किसी तरह से अपने फोन में सिग्नल लाने की कोशिश करता है और जब वो एक टेबल पर चढ़कर फोन को ऊपर उठाता है तो उसके मोबाइल में नेटवर्क आ जाता है। वो ये बात सबको बताता है लेकिन तभी नाचो से ये कहा जाता है कि तुम जल्दी से किसी मीडिया वाले को कॉल करके सब कुछ बता दो। लेकिन तभी सैतूर भी फोन पर बात करने के लिए टेबल पर चढ़ जाता है जिस वजह से वो टेबल टूट जाती है। फिर एक आदमी जिसका नाम एंड्रियास होता है वो नाचो से फोन मांगता है लेकिन तभी एम्पारो उसे रोक देती है और कहती है कि इस फोन को मत छूना क्योंकि ये फोन उस इन्फेक्टेड आदमी का था और अगर तुमने इस फोन को छू लिया तो तुम भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। अब सर्जियो और एंड्रियास उसकी इस बात से सहमत हो जाते हैं, जिसका मतलब अब वहां जिसने भी उस आदमी या उसके फोन को छू लिया है वो सब इन्फेक्टेड हैं और ऐसा करने वाले ये 5 लोग हैं। तभी एंड्रियास उन्हें अपनी बंदूक से धमकाता है और उन्हें कहा जाता है कि इस आदमी की डेड बॉडी को नीचे तहखाने में बने स्टोर रूम में लेकर जाओ। अब इन सभी को मजबूरन उनकी बात माननी पड़ती है, जिसके बाद वो 5 डेड बॉडी को लेकर नीचे तहखाने में चले जाते हैं।
जिसके बाद अब ऊपर सिर्फ 3 ही लोग बचे थे। थोड़ी देर बाद एक ट्रेनी नाम की औरत को वहां पर सफोकेशन होना शुरू हो जाता है। ट्रेनी सबको तहखाने का दरवाजा खोलने को कहती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। फिर जैसे ही ट्रेनी दरवाजा खोलने जाती है तभी वहां पर रखी हुई बोतल्स नीचे गिर जाती हैं, जिसके बाद उनका लिक्विड एक साइड में बहने लग जाता है। तभी इनकी नजर वहां पर बनी एक नाली पर पड़ती है, जिसका मतलब था कि वो लोग वहां से पानी के रास्ते से होते हुए बाहर निकल सकते थे। फिर इजराइल उस ढक्कन को खोल देता है, जिसके बाद वो उस नाली के रास्ते से बाहर निकलने का फैसला करता है। इसके लिए वो अपने पूरे शरीर पर तेल लगाता है और उस नाली से नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन उस नाली का छेद ज्यादा बड़ा नहीं होता, इसलिए वो नीचे नहीं जा पाता। और तभी अचानक इन सभी को गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है, जिसको सुनकर ये सभी लोग घबरा जाते हैं। तभी इनको ऊपर बार में धुआं दिखाई देता है, जिसको देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि ऊपर जो 3 लोग थे उन्हें किसी ने मारकर पूरे बार में आग लगा दी है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल बुरी तरह से उस नाली में फंसा हुआ है, जिसके बाद वो लोग सबसे पहले इजराइल को वहां से बाहर निकालते हैं। कुछ घंटों बाद आग पूरी तरह बुझ जाती है और वो लोग ऊपर आने का फैसला करते हैं। फिर ऊपर बार में आने के बाद वो देखते हैं कि अब वो जगह पूरी तरह जलकर राख हो चुकी है। नाचो को वहां पर एक गन मिल जाती है, जिसको वो चुपचाप उठा लेता है। तभी ये लोग देखते हैं कि बाहर कुछ लोग इस जगह को पूरी तरह से सील कर रहे होते हैं। अब ये चुपचाप उन लोगों को देखते रहते हैं, क्योंकि अगर उनको पता चला कि ये 5 जिंदा है तो उन्हें भी मार दिया जाएगा। लेकिन तभी वहां पर मोबाइल बजना शुरू हो जाता है, और ये मोबाइल उसी मोटे आदमी का होता है जिसकी कुछ देर पहले मौत हो गई थी। तभी एलिना उसका फोन उठा लेती है और उसकी व्हाट्सएप चैट पढ़ना शुरू कर देती है, जिसमें एक आदमी उस मोटे आदमी से पूछता है कि क्या वैक्सीन लगाने के बाद तुम्हारी तबीयत में सुधार है। इस पर उस आदमी ने जवाब दिया होता है कि नहीं, मेरी तबीयत बहुत खराब है और मैं इस बार के वॉशरूम में छुपा हुआ हूँ और तुम मेरे पास आने की कोशिश मत करना। अब एलिना इस आदमी की पुरानी चैट्स पढ़ती है, जिसमें इस मोटे आदमी ने लिखा हुआ होता है कि मेरे पास अभी 4 और बची हैं। अब ये लोग समझ जाते हैं कि इसके पास जो इंजेक्शन है वो इस वायरस की वैक्सीन है। अब ये जानकर सभी लोग खुश हो जाते हैं कि इस वायरस की वैक्सीन काम कर सकती है, लेकिन उनके मन में अभी भी एक डाउट था कि अगर इस आदमी ने वैक्सीन ली थी तो इसकी मौत कैसे हो गई। तभी अचानक वो फोन बजना शुरू हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे उठा पाते उसकी बैटरी लो होने की वजह से वो फोन स्विच ऑफ हो जाता है। फिर ये लोग किसी न किसी तरह से उस फोन को चार्ज करने की कोशिश करते हैं। वहीं एलिना कहती है कि इसके पास 4 और बची हैं, तो क्यों ना हम उन 4 वैक्सीन को ढूंढ लें। फिर वो सभी नीचे स्टोर रूम में उसकी लाश के पास जाते हैं, लेकिन उनको वहां पर कोई वैक्सीन नहीं मिलती। इसके बाद फिर ये वॉशरूम में जाते हैं, जहां पर पहले से ही इजराइल वैक्सीन के साथ बैठा हुआ होता है। फिर इजराइल किसी एक से अपना बलिदान मांगता है, क्योंकि वो लोग 5 थे लेकिन वैक्सीन सिर्फ 4 थी। इसलिए सबसे पहले इजराइल एक वैक्सीन निकालकर उससे अपने आप को इंजेक्ट कर लेता है, लेकिन तभी नाचो उस पर बंदूक तान देता है, लेकिन इजराइल फिर भी वैक्सीन अपने शरीर में लगा लेता है। जिसके बाद नाचो और इजराइल की आपस में हाथापाई शुरू हो जाती है। इजराइल नाचो पर हावी हो जाता है और उसकी गन को छीन लेता है। तभी हाथापाई के दौरान नाचो के हाथ से वो वैक्सीन छूटकर नीचे स्टोर में गिर जाती है। फिर ट्रेनी जल्दी उस वैक्सीन को उठा लेती है, लेकिन तभी वो वैक्सीन उसके हाथ से भी छूट जाती है और नीचे नाले में गिर जाती है। अब ये सभी सोच रहे होते हैं कि वैक्सीन को नाले से कैसे निकाला जाए। इन सभी में से एलिना सबसे पतली होती है, इसलिए ये लोग उससे पूछते हैं कि क्या तुम नाली के अंदर जाकर उस वैक्सीन को ला सकती हो। अब पहले तो एलिना मना कर देती है, लेकिन बाद में वो मान जाती है। जिसके बाद एलिना की बॉडी पर ऑयल लगाया जाता है और उसे उस नाली के अंदर धकेला जाता है, और काफी कोशिशों के बाद वो फाइनली उस नाली में गिर जाती है। एलिना वैक्सीन ढूंढ लेती है और पानी से बाहर आ जाती है। तभी नाचो उसे वैक्सीन को तार से बांधकर ऊपर भेजने को कहता है, लेकिन एलिना उसे मना कर देती है, क्योंकि उसे पता है कि ऊपर सिर्फ 3 लोग हैं और वैक्सीन भी 3 ही बची हैं। एलिना सभी से कहती है कि अगर तुम्हें ये वैक्सीन चाहिए तो तुम्हें भी नीचे आना होगा। फिर इसके बाद ये लोग उस नाली के छेद को बड़ा करने लगते हैं। तब तक एलिना बाहर का रास्ता ढूंढना शुरू कर देती है और थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक जगह पर रोशनी दिखाई देती है। सबसे पहले वो इंजेक्शन को वहां पर बने एक गड्ढे में छुपा देती है, जिसके बाद वो सीढ़ियों से ऊपर जाकर देखती है कि वहां पर बहुत सारी पुलिस फोर्स है, जो कि बार में मरे हुए उनके 3 साथियों को जला रही है। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि बाकी के 4 लोग जो ऊपर स्टोर रूम में थे वो सब भी किसी न किसी तरह से नीचे आ जाते हैं। तभी इजराइल और नाचो के बीच में फिर से लड़ाई होना शुरू हो जाती है और इस बार नाचो उससे बंदूक छीनकर उसे वहीं मार डालता है। अब नाचो के पास गन होती है तो सभी लोग उससे डर रहे होते हैं। तभी नाचो सैतूर को अपने गन पॉइंट पे ले लेता है और एलिना को वो सारी वैक्सीन देने को कहता है। नाचो उसको कहता है कि हमारे पास 3 वैक्सीन है और इसको मारने के बाद हम तीनों बच सकते हैं। फिर एलिना इन सभी को बाहर की ओर ले जाती है, जहाँ पर उसने वैक्सीन छुपा कर रखी थी। फिर धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं। नाचो और एलिना आगे चलते हैं और सैतूर और ट्रेनी इनके पीछे चलते हैं।
तभी अचानक ट्रेनी सैतूर को पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करती है, लेकिन नाचो ट्रेनी को ऐसा करने से मना कर देता है। पर ट्रेनी नाचो से कहती है कि तुम मुझे मार दो और वो वैक्सीन आपस में बांट लो। फिर नाचो ट्रेनी पर बंदूक तान देता है, लेकिन वो उसे मार नहीं पाता, जिसके बाद ट्रेनी नाचो से उसकी गन ले लेती है और कुछ दूर जाकर खुद को मार देती है। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे और इंजेक्शन भी इनके पास 3 ही थे, इसलिए वो सभी एक एक इंजेक्शन ले लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये लोग उस इंजेक्शन को लगा पाते, तभी वहां पर इजराइल आ जाता है, जो अभी भी जिंदा था। तभी इजराइल सैतूर पर पीछे से हमला करके उसे जान से मार देता है। फिर इजराइल को गुस्सा आ जाता है और वो नाचो और एलिना की जान के पीछे पड़ जाता है। तभी नाचो और एलिना को सामने सीढ़ियां दिखाई देती हैं। वो दोनों सीढ़ियों की ओर आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी एलिना के पास जो इंजेक्शन होता है वो उसके हाथ से छूटकर नाले में गिर जाता है। अब क्योंकि इजराइल भी उनके साथ सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, तो वो वापस नीचे नहीं जा सकते थे। फिर नाचो जल्दी से अपना इंजेक्शन एलिना को दे देता है। तभी इजराइल नाचो का पैर पकड़कर उसे नीचे खींच लेता है, जिससे उन दोनों की नीचे गिरकर मौत हो जाती है। अब एलिना के पास जो वैक्सीन है उसे वो अपने शरीर में लगा लेती है और ऊपर सिविर का ढक्कन खोलकर उससे बाहर निकल जाती है। बाहर निकलते ही वो देखती है कि वहां पर बहुत सारे लोग हैं और सरकार ने आगे के इलाके को पूरी तरह से सील किया हुआ है। तभी वहां पर एक औरत आती है और उसके शरीर पर अपना जैकेट डाल देती है। अब एलिना को बिल्कुल भी होश नहीं था कि वो कहाँ जा रही है और वो उन भीड़ के साथ आगे बढ़ने लगती है। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।